All right. मैंने एक paper ढूंढा था. I found another paper that I thought that we should do. It's a 9701 paper 2 variant 3 है May June 2015. It's a good paper. थोड़ी सी practice कर लेते हैं इसके ऊपर भी आज paper number 2 की मजीद. Starting off with question number 1. Neon is a noble gas. Complete the full electronic configuration of neon. Now we know that neon has 10 electrons. 10 electrons का कैसे बनेगा? 1s2 पहले से बना हुआ है. 1s2, 2s2 and 2p6. क्या क्या हो गया? This is going to be your neon. आगे कहता है explain what is meant by the term ionization energy. Now it is the amount of ionization energy. क्या होती है basically? It is the amount of energy required to remove one electron from each atom in 1 mole of a gaseous atom. या आपके पास क्या होता है? From in 1 mole of a gaseous atom. Explain why first ionization energy of neon is greater than that of fluorine. क्यों? क्योंकि एक चीज याद रखिए, as your number of protons increases, ionization energy क्या होता है? As the number of protons increase, ionization energy increases as well. अब जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन has 9 proton, neon has 10 proton. तो obviously neon के आपके पास ज्यादा ionization energy होगी. Neon has 3 stable isotopes. Isotope 1 नहीं दिया हुआ उसकी, लेकिन percentage abundance दी हुई है. To define the term relative atomic mass. So relative atomic mass की बार बार definition होती है. It is the average mass of an atom. Okay, it is the average mass of an atom relative to the mass of 1/12 mass of carbon 12 atom. Use the relative atomic mass of neon 20.2 to calculate the mass number of isotope 1. अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है relative atomic mass का? AR is equal to mass of A into abundance of A plus mass of B into abundance of B, उसके बाद plus mass of C multiplied by the abundance of isotope C divided by 100, the total percentage abundance. ठीक है, तो AR हमें उसने दे दिया ये है, which is 20.2 is equal to, पहले का mass आपके पास नहीं दिया, उसको हम x लेते हैं, लेकिन उसकी percentage abundance 9.25 है, तो क्या मैं उसको 9.25 x लिख सकता हूँ? ठीक हो गया. प्लस दूसरा क्या है? 20 इंटू 90.48, 20 इंटू 90.48 प्लस 21 इंटू 0.27 प्लस 21 इंटू 0.27 और पूरा ये डिवाइड बाय किससे हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 100. तो इसलिए करते करते ये जो आपको वैल्यू ऑफ x में निकलेगी, दिस वैल्यू ऑफ x वुड बी योर मास नंबर व्हिच इज राउंड अबाउट क्या आ जाएगी आपके पास? 22. दिस वुड बी योर 22. A mixture of neon and argon has a mass of 0.275 gram. The mixture was placed in a gas range of temperature 25 degrees Celsius, pressure 100 kilopascals, and volume उसने 200 centimeter cube. Calculate the average MR of the mixture. PV is equal to nRT का एक फॉर्मूला होता है. PV is equal to nRT. अब नंबर ऑफ मोल्स तो नहीं, लेकिन हमारे पास मास गिवन है और हमें एमआर निकालना है. क्या मैं नंबर ऑफ मोल्स की जगह मास ओवर एमआर लिख दूं? Because number of moles is equal to mass over mr into r. ये मेरे पास नया फॉर्मूला बन जाएगा, लेकिन मैंने फाइंड क्या करना है? मैंने फाइंड mr को. नया फॉर्मूला क्या बनेगा? mr is equal to mrt over pv. सब्जेक्ट बना के mrt over pv. अब वैल्यूज डालते रहे. मास क्या है? 0.275 ग्राम इंटू आर की वैल्यू होती है 8.31 इंटू टेम्परेचर आपके पास
टेम्परेचर इधर दिया है बस। हाँ, इसको 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करेंगे तो क्या बनेगा? 298 केल्विन आपके पास टेम्परेचर बनेगा। फिर केल्विन में चाहिए होता है, डिवाइड बाय प्रेशर क्या दिया हुआ है? 100 किलो पास्कल्स। हमें किलो पास्कल में, हमें पास्कल्स में चाहिए 100 किलो मीन्स इंटू 10 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय द वॉल्यूम। वॉल्यूम हमेशा मीटर क्यूब में लेते हैं। 200 सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 200 सेंटीमीटर टू मीटर क्यूब में जाने के लिए इंटू 10 पावर -6 करना पड़ता है। अगर डेसीमीटर होता तो -3 करता। करते करते आपके पास वैल्यू आ जाएगी फॉर योर एमआर विच इज 34.05। यूज योर आंसर टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नियॉन इन द मिक्सचर। अब पूरे मिक्सचर के अंदर नियॉन की परसेंटेज है, अब वो आपने फाइंड करनी है। नाउ वी नो दैट एक तो आपके पास एवरेज एमआर ये आ गया, ठीक है। अ मिक्सचर ऑफ नियॉन एंड आर्गन, टोटल मास आपके पास ये था, सही है। दिस वाज योर टोटल नंबर ऑफ मास। अब हमें परसेंटेज नहीं तो पता, लेट्स से हम क्या करेंगे, नियॉन की परसेंटेज हम कह देते हैं एक्स, और जो बची परसेंटेज होगी आर्गन की वो क्या हो जाएगी? 100 - x, क्योंकि लेट्स से इसकी 40% है तो बकाया 100 - 40 आर्गन फॉर एग्जांपल 60 हो जाएगी। व्हाट आर वी गोइंग टू डू राइट? सबसे पहले इनके एमआर को लेंगे। एमआर ऑफ आर नियॉन 20.2 into x प्लस आर्गन 39.9 इंटू इसकी परसेंटेज बन क्या हो गया? 100 - x डिवाइडेड बाय, डिवाइड अगेन से करेंगे 100 से। जो भी आपके पास वैल्यू ऑफ x निकल आएगी ऑब्वियसली दैट वुड बी योर परसेंटेज ऑफ नियॉन व्हिच इज राउंड अबाउट 29.7। Neon and argon can both be obtained by fraction distillation of liquid air as they have different boiling points. Neon has a boiling point of 27.3 K. Argon has a boiling point of 87.4. Name the force that has to be overcome in order to boil neon and argon. Explain what causes it. अगर covalent bonds हैं, ये दोनों non-metals हैं, you have to overcome the van der Waals forces, जिसको हम वो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस का भी नाम देते हैं। और उसके अलावा टेम्परेरी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस आर आल्सो प्रेजेंट, लेकिन परमानेंट डायपोल नहीं होंगे। ठीक हो गया जी, क्योंकि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है नॉन मेटल्स एंड दोनों। देन व्हाई आर्गन हैज अ नेon as the number of electrons increase, boiling point increase, तो आप लिखें that it has more electrons। और अगर more electrons होते हैं उसका क्या मतलब है? greater attraction, greater attraction। तो आपको ओवरकम करने के लिए अट्रैक्शन को ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाता है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। The elements in group 2 and their compounds show a variety of trends in their properties. Magnesium, calcium, and barium all react with cold water to form hydroxides. Describe and explain the trend in reactivity of these three elements with cold water. तो ये ग्रुप 2 में हमने पढ़ा हुआ है कि रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। कोल्ड वाटर के साथ रिएक्टिविटी है और वायलेंट होने लग जाता है रिएक्शन, तो रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। उससे क्या होगा? मोर विगरस रिएक्शन, मोर विगरस रिएक्शन बिकॉज रिएक्टिविटी नीचे जाता है, इंक्रीज करती है विद कोल्ड वाटर। क्यों? अब ये लिख सकते हैं बिकॉज इंक्रीज्ड शील्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोर नंबर ऑफ शेल्स। शेल्स भी तो बढ़ते जा रहे हैं, और शेल जितने बढ़ते जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर होता जा रहा है। तो आप लिखिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस डिस्टेंस इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस डिस्टेंस increases. Give the equation for the reaction of magnesium with cold water. जब magnesium cold water के साथ रिएक्ट करता है तो remember आप क्या बनाता है? It makes hydroxide. When magnesium reacts with cold water क्या बनाएगा? magnesium hydroxide। Mg का चार्ज 2 होता है तो ब्रैकेट के साथ यहाँ 2 आ जाएगा प्लस वाटर, सॉरी हाइड्रोजन। ठीक हो गया। बैलेंस करने इक्वेशन को तो यहाँ पे आपने एक 2 ऐड कर। So just why the water eventually turns cloudy during the reaction of magnesium with cold water? क्योंकि ये sparingly soluble होता है। जब भी कोई चीज sparingly soluble होगी, कोई भी चीज जब sparingly soluble होगी, what happens, वो पूरी तरह डिसॉल्व नहीं होगा, एक क्लाउड सा बन जाएगा। और जब वो एक क्लाउड सा बन जाएगा, मतलब कि वो डिसॉल्व नहीं करता। डिसॉल्व क्लाउड इस तरह से कैसे कि वो इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। वो एक इकट्ठी हो जाती है चीज क्योंकि डिसॉल्व नहीं करी होती।
अगर आपको टैंक वगैरह पानी मिक्स कर दे तो क्या होता है, वो एक जगह एक क्लाउड से प्रोड्यूस कर देगा, जब बहुत ज्यादा मिक्स नहीं हो सकती कोई भी चीज या स्पेरिंगली सॉल्युबल होती है वो, क्योंकि so just like question for the reaction of hot magnesium with steam. Hot magnesium मतलब नॉर्मल मैग्नीशियम ही है, प्लस स्टीम। स्टीम क्या होता है, स्टीम भी तो पानी ही होता है, लेकिन यहाँ पर आपके पास ऑक्साइड्स बनते हैं, मेटल ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड्स विल बी योर प्रोडक्ट। यहाँ पे आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगी, सब कुछ ग्रुप 2 में दिया हुआ है, साथ आपके पास हाइड्रोजन गैस। The oxides of magnesium, calcium, and barium all react with dilute nitric acid to form nitrates. Give the equation of the reaction of magnesium oxide with nitric acid. जब भी मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करता है, दो प्रोडक्ट बनाता है, कौन कौन से, सॉल्ट प्लस वाटर। तो व्हेनेवर मेटल ऑक्साइड reacts with an acid, it produces salt, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम नाइट्रेट का हो जाएगा। इट प्रोड्यूसेस सॉल्ट, मैग्नीशियम का चार्ज +2 होता है, NO3 का -1 होता है, तो 2 यहाँ आ जाएगा। Salt plus water would be produced. 2H का बैलेंस हो गया। State the trend in the thermal stability of nitrates in group 2. आपने ये भी पढ़ा हुआ है inorganic chemistry that the thermal stability of nitrates increases down the group. जो आप बेरियम की तरफ जाते हैं वो thermal stability आपके पास increase कर जाती है। If the equation for the thermal decomposition of magnesium nitrate, मैग्नीशियम नाइट्रेट जब भी कोई मेटल नाइट्रेट डिकम्पोज करता है, तीन प्रोडक्ट बनाता है। कौन से तीन प्रोडक्ट बनाएगा, एक मेटल ऑक्साइड, एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और एक ऑक्सीजन। मेटल नाइट्रेट ब्रेक्स डाउन इनटू मेटल ऑक्साइड, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। और मैंने आपको बताया था कि 2 2 4 से इसकी बैलेंसिंग याद रखिए, इससे 2 2 4 से आपके पास बैलेंसिंग इसकी हो जाएगी। Apart from lithium nitrate, the nitrates of group 1 elements decompose in a different way to those of group 2 elements. Equation दी है, by identifying the changes in oxidation number, explain which element is reduced and which is oxidized in the decomposition. तो अगर आप देखें, पहले नाइट्रोजन को देख लेते हैं। पोटेशियम को अगर देखो तो पोटेशियम यहाँ भी +1 है, यहाँ भी +1 है, ग्रुप 1 में आता है। नाइट्रोजन, हाँ नाइट्रोजन फर्क है। KNO3 के अंदर नाइट्रोजन का कितना है मुझे नहीं पता कि KNO3 के अंदर नाइट्रोजन का क्या ऑक्सीडेशन नंबर था, और KNO2 के अंदर क्या था ये भी मुझे नहीं पता, दोनों निकाल लेते हैं। पोटेशियम +1 होता है, नाइट्रोजन X हो गया, और ये +3 इंटू -2 हो जाए, ठीक है। तो 3 इंटू 6 + 1, ये 6 5, तो X आपके पास आ जाएगा +5। KNO2 के अंदर इसकी कितनी होगी, पोटेशियम +1 होता है, प्लस नाइट्रोजन X +2 इंटू -2, 2 इंटू -2 क्या हो गया, -4, -4 +1, ये उस तरफ चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 -1 तो +3, तो x यहाँ पे आपके पास आ जाएगा +3। तो अगर हम देखें तो पहली चीज जो है नाइट्रोजन की अगर बात करें, नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन से दैट इज गोइंग फ्रॉम +1 टू +3, व्हिच मींस ये तो रिड्यूस हो रहा है, दिस इज बीइंग रिड्यूस्ड। whereas if I talk about oxygen over here, ऑक्सीजन जब भी किसी कंपाउंड में होता है इट इज -2, लेकिन जब वो अकेला हो जाएगा, जब वो अकेला होगा तो उसके पास एक न्यूट्रल चार्ज होता है व्हिच मींस 0। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो इंक्रीज हुई है, एंड एन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मींस ऑक्सीडेशन इज taking place. A refractory material is the one that does not decompose or melt at a high temperature. Over 50% of magnesium oxide is produced used for refractory material. Explain why magnesium oxide has a very high melting point. इसका एक लैटिस स्ट्रक्चर होता है। There are very high electrostatic forces, strong electrostatic, there are very strong forces, strong electrostatic forces, static forces of attraction between किनके, between magnesium and oxide ions, between magnesium के +2, between magnesium and oxide ion, जो anions और cations के दरमियान एक वो है ना attraction, वो बहुत ज्यादा है। +2 are surrounded by oxygen, there are a lot of, और क्योंकि high charge density भी है, high charge density क्या होती है। Now this was also one of a very important question, that what is basically charge density. Charge density for example अगर NaCl को कंपेयर करूं MgO से, मुझे पता है Na का चार्ज होता है +1, क्लोरीन का चार्ज होता है -1,
Mg का चार्ज होता है +2, ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2। अब होगा क्या, ज्यादा चार्ज डेंसिटी किसकी, इसकी है। हैं दोनों आयोनिक कंपाउंड्स, दोनों में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है, दोनों में दो आयंस हैं, दोनों में पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन है, दोनों आयोनिक कंपाउंड्स है, लेकिन चार्ज डेंसिटी वहां एक एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है। मैग्नीशियम ऑक्साइड हैज अ हायर चार्ज डेंसिटी देन सोडियम क्लोराइड। अगर इनका कभी कंपैरिजन है, क्वेश्चन आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट वन। मूविंग ऑन, the word lime is usually referred to the range of calcium-containing compounds that have a range of uses. Write equation to show how calcium carbonate can be converted into calcium hydroxide by a two-step process. Calcium carbonate convert करने into calcium hydroxide. Lime क्या होता है? Lime calcium oxide होता है। अगर मैं आपसे पूछूं what is slaked lime? Slaked lime आपके पास होता है calcium hydroxide। कैल्शियम हाइड्रो सॉरी ब्रैकेट के बाहर आएगा टू। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज स्लेक लाइम, और सिर्फ लाइम हम कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं। क्या रिएक्शन हो जाएगा, हमने दो स्टेप प्रोसेस, पहले जो कैल्शियम कार्बोनेट टूटेगा, कैल्शियम कार्बोनेट की जब डिकम्पोजिशन होती है क्या क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड ये बन गया कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड लाइम बना है, इसको हम वाटर के साथ रिएक्ट करवा देंगे। जब आप इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, वी नो ग्रुप टू ऑक्साइड्स जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं कि नहीं बनाते, बिल्कुल बनाते हैं, तो दे प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड्स। A garden pond with a total volume of 800 dm cube has been contaminated in such a way that its pH has fallen to 4. This means that the concentration of hydrogen ions in water is 1 into 10 to the power minus 4 dm cube. Write an ionic equation for the neutralization reaction that occurs between hydrogen and carbonate ions. अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, PF7 का सॉल्यूशन प्रोड्यूस होगा और वाटर प्रोड्यूस होगा। दो आयंस हमारे पास कौन से हैं, एक है हमारे पास प्लस आयंस प्लस दूसरा हमारे पास है कार्बन। याद रखें सबसे पहले तो ये चीज बनाएंगे पानी, सही है। रिमेनिंग क्या हो जाएगा, अब पानी कैसे बने, वो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन हमने H प्लस को दे दिया है, उसने एक्सेप्ट कर लिया था, पीछे आपका CO2 रह जाएगा। और अगर मैं इस इक्वेशन को बैलेंस करूं तो बस यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2H, एक ऑक्सीजन इसने इसको दे दिया था ताकि वो आगे जाके वाटर बना दे, एंड दिस इज हाउ यू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल। Use your equation to calculate the mass of powdered calcium carbonate that would be need to be added to the pond to neutralize the acidity। हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, सही है। अच्छा, सबसे पहले मोल्स अगर हम निकाल लें, ठीक है, मोल्स निकाल लेते हैं सबसे पहले। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। कॉन्सेंट्रेशन आपको दी हुई है 1 इंटू 10 टू पावर -4 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 8000। ये आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, इससे मोल्स आ जाएंगे आपके पास, मोल्स आ जाएंगे 0.8 मोल्स। अच्छा, अब हमने निकालना है, आपके पास मोल्स आ गए हैं, ठीक है, सही। अब क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट और हाइड्रोजन की क्या आपस में रेशियो है, अगर मैं देखूं हाइड्रोजन की और कार्बोनेट की आपस में इक्वेशन, मोलर रेशियो क्या बन रही है, 2:1, 2:1 बन रही है, राइट। विच मीन्स कि अगर हाइड्रोजन के 0.8 मोल्स हैं तो कार्बोनेट किसके हाफ हो जाएंगे, 0.4 हो जाएंगे, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट मोल्स हमारे पास आ गए 0.4। अब मास का फॉर्मूला होता है मोल्स इंटू एमआर, मोल्स आ गए 0.4 मल्टीप्लाई एम आर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो 40 प्लस 52 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 16 100.1, 100 कर लेते हैं तो मास आपके पास आ जाएगा 40 ग्राम वुड बी योर फाइनल आंसर। गॉट इट, समझ आ गई। Yes, sir. Question number 3. A, B, C, D, E, and F are all structured isomers with the molecular formula of C4H8O। अब इसके अंदर मुझे आपसे सारा बताना है ऑर्गेनिक वाला। A, B, and C all given orange precipitate with treated with 2,4-DNPH। वो कह रहे हैं A, B और C तीनों पॉजिटिव, तीनों एक ऑरेंज प्रेसिपिटेट दे रहे हैं 2,4-DNPH से, मतलब कि A, B और C कौन है, बताएं। सर आपकी आवाज
लैग कर रही है थोड़ी सी, फिर से हाँ, मैं पूछना। कह रहा हूँ ए बी और सी कौन है? ये तीनों के तीनों ऑरेंज जिसमें कलर कहते हैं, दे रहे हैं डीएनपीएच के साथ। जी जी, तो ये ए बी सी क्या चीजें हैं? ये जो तीनों प्रोडक्ट्स हैं, हाँ जी। उसके ऑरेंज कलर विद 2,4-DNPH था। जी। एक 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 तो आपके पास तीनों एक ही चीज एल्डिहाइड्स है। होते हैं, एक एल्डिहाइड्स। हम्म। लेकिन डीएनपीएच तो एल्डिहाइड भी देते हैं, कीटोन, कीटोन भी कीटोन के देते हैं। साथ कीटोन रहता है, हाँ ये भी सोचना पड़ेगा, ओके। दोनों देते हैं। तो ए बी हम्म। और सी तीनों कार्बोनाइल कंपाउंड्स तो हैं। हाँ, तीनों ठीक है। कार्बोनाइल है। अब मुझे नहीं पता एल्डिहाइड कौन सा है और कीटोन कौन सा है। अब आगे देखिए, एक चीज कंफर्म है, ए बी एंड सी तीनों कार्बोनाइल है। आगे वो कहते हैं बट ओनली ए एंड बी गिव अ ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट विद फेलिंग सॉल्यूशन। अब बताएं इनमें तीनों में से एल्डिहाइड्स कितने हैं और कीटोन कौन कौन से अब फेलिंग सोल्यूशन, तो फेलिंग सोल्यूशन के साथ कौन सा रिएक्ट करता है फेलिंग सोल्यूशन? एक एक तो आपके पास ए जो होगा वो एल्डिहाइड होगा, हैं? ठीक है। और बी आपके पास प्रेसिपिटेट ब्रिक रेड बॉन्ड है ना, तो बी कीटोन होगा फिर। नहीं, नहीं, ए गलत हो और गया बी, ये। ए और बी दोनों रिएक्ट ए और कर। बी जो है, ए और बी दोनों एल्डिहाइड है, सी जो है वो आपके पास डिफरेंट। बिल्कुल, क्योंकि सी फेलिंग्स के साथ नहीं करता। जो कीटोन होते हैं हम्म। फिर सी मतलब कि कीटोन होगा, क्योंकि सी ने डीएनपीएच के साथ तो किया है लेकिन फेलिंग्स के साथ नहीं किया। इसी तरह टॉलेंस के साथ भी नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जो तीनों है, अब याद रखें कि जो एल्डिहाइड होते हैं और कीटोन होते हैं, एल्डिहाइड रिएक्ट्स विद डीएनपीएच, कीटोन्स आल्सो रिएक्ट विद डीएनपीएच। लेकिन एल्डिहाइड आल्सो रिएक्ट विद फेलिंग रिएजेंट एंड टॉलेंस रिएजेंट। कीटोन इन दोनों के साथ नहीं करे, तो ए और बी तो पक्का एल्डिहाइड है, सही है। और सी कीटोन है। अब एल्डिहाइड और कीटोन का फर्क क्या होता है? डबल बॉन्ड ओ होता है, वो एंड पे किस में आता है और बीच में किस में आता है, बताओ। एंड पर किस में आता है और बीच में किस हम्म। में आता है? जो मैं ये वाला ग्रुप बनाऊंगा एल्डिहाइड और कीटोन में, ये दोनों कहाँ कहाँ फिक्स होगा? ब्रांचेस की बात कर रहे हैं। हाँ, मतलब ओवरऑल मॉलिक्यूल में ये जो डबल बॉन्ड ओ होगा। कीटोन्स की बात करते हैं पहले। कीटोन्स में क्या ये मॉलिक्यूल के बिल्कुल बीच में आएगा या कहीं एंड्स पे आएगा? एंड्स पर। नहीं, वो एल्डिहाइड नहीं, होते हैं। कीटोन में बीच में आएगा, कीटोन में फिर कीटोन्स में बीच में बीच में आएगा। आएगा। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H8, तो पहले सी ऐसे ही। बना लेते हैं। मैं ऐसे करता हूँ कि एक दो, अच्छा स्केलेटल फॉर्मूलाज बनाने सब। स्केलेटल बनाने हैं तो 4 कार्बन का कीटोन बनाना है। 1 2 3 4 ऐसे शो करते हैं। और कीटोन आपने कहीं बीच में लगाना है। अगर एल्डिहाइड्स की बात करूं तो एल्डिहाइड के अंदर 1 2 3 4 4 कार्बन आ गए। 1 2 जी। 4। एक के अंदर हम एंड पे लगा देते हैं डबल बॉन्ड। अब इसी का एक आइसोमर बनाए एल्डिहाइड, थोड़ा सा फर्क हो। ऐसे, ऐसे 3 कार्बन ऐसे हो गए। 1 2 3। ये चौथा कार्बन ये आ गया और इस चौथे कार्बन के साथ अगर मैं, हाँ हाँ ठीक है ना, इस चौथे कार्बन के साथ हम डबल बॉन्ड ओ लगा देते हैं। एंड पे आ रहा है, ये एल्डिहाइड हो गया, ये एल्डिहाइड हो गया और ये आपके पास कीटोन हो गया। गॉट इट? जी जी। नेम द टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शोन बाय पी। सिंपल चेन है ये तो, एक ब्रांच मैंने बनाई, तो ये कौन सा आइसोमेरिज्म है? चेन आइसोमेरिज्म। State what would you see when a sample A is bound with Tollens reagent? अब बताएं। स्टेट स्टेट व्हाट इज सैंपल ए व्हेन इट इज वार्म्ड बाय टॉलरेंस रिएजेंट। ऑब्जर्वेशन क्या होती है टॉलरेंस की? टॉलरेंस रिएजेंट, एक टॉलरेंस रिएजेंट की ऑब्जर्वेशन जो आपके पास होती है, क्या देता है? मैं आपको बताता हूँ, मुझे याद आएगा। जो आपका टॉलरेंस रीजन था वो मेरे ख्याल से कलरलेस था। सिल्वर सिल्वर मिरर मिरर। कैसे सर? सिल्वर मिरर। कलरलेस क्यों नहीं? कलरलेस तो वो किसके साथ? कीटोन्स देगा, कीटोन टॉलरेंस के साथ अच्छा, नहीं कीटोन करता। कलरलेस देता है, मैं एल्डिहाइड सी तो समझ रहा हूँ। एल्डिहाइड देता है। उन्होंने कहा कि जब सिल्वर ए को प्रेसिपिटेट वार्म देता है, करेंगे ठीक है। टॉलरेंस के साथ, तो टॉलरेंस सिल्वर मिरर देता है। ये तीनों हमने वो नोट्स में मिल जाएंगे सारे टेस्ट। ठीक है, तो वी नो द एल्डिहाइड्स रिएक्ट विद डीएनपीएच, कीटोन्स आल्सो रिएक्ट विद डीएनपीएच। ये दोनों डीएनपीएच के साथ रिएक्ट करके ऑरेंज कलर देंगे। अच्छा, कीटोन का बस एक ही टेस्ट है, इसके अलावा और कोई चीज प्रूव नहीं करती। एल्डिहाइड के दो और भी हैं।
फेलिंग्स के साथ एल्डिहाइड ब्रिक रेड देगा, टॉलेंस के साथ भी एल्डिहाइड सिल्वर मिरर देगा। कीटोन इन दोनों के साथ कुछ कुछ भी नहीं देगा। करेक्ट। जी। D, E, and F all decolorize bromine and effervesce slowly with sodium metal. E shows geometrical isomerism. Only D has a branch chain. None of these isomers contain an oxygen atom bonded to a carbon involved in pi bonding. None of these isomers contain a chiral center. Stereo तो नहीं show होगा, chiral है ही नहीं। ठीक है। Give the structures D, E, and F and show the two stereoisomers of E. E के हैं stereoisomer, label the stereoisomer। ठीक है। Step by step हमको अभी सोचे कुछ भी नहीं पता। वो कहते हैं डी, ई एंड एफ डी कलराइज ब्रोमीन। कौन से डी कलराइज करते हैं ब्रोमीन को? एक बार डबल बॉन्ड हो। एक बात तो पता है, मोर ओवर दे आल्सो रिएक्ट विद सोडियम मेटल। मतलब कि अल्कोहल ग्रुप हो सकता है, सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। क्यों? ताकि H की जगह वो Na+ आके लग जाए। मतलब इसके अंदर एक डबल बॉन्ड भी है, एक अल्कोहल ग्रुप भी है। डी, ई और एफ तीनों के अंदर है। इतना तो कंफर्म हो गया। ये जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। डी की सिर्फ ब्रांच, तो पहले एक डी नॉर्मल सा बना लेते हैं। ठीक है। और इन सब का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अभी तक सेम ही है मेरे ख्याल से, 4 कार्बन बनाई है ना। ठीक है, तो 4 कार्बन बना लेते हैं। दो के दरमियान मुझे डबल बॉन्ड भी डालना है और एक डालना है। तो CH2 डबल बॉन्ड C, और ये ब्रांच शो करता है। मतलब 4 कार्बन में से एक ब्रांच लगानी है, इसके साथ फिर एक मिथाइल लगा देते हैं ब्रैकेट में, मिथाइल। 3 कार्बन हो गए। जो चौथा कार्बन है उसके साथ 2 हाइड्रोजन और एक OH लगाना है। तो OH भी शो कर दिया, डबल बॉन्ड भी शो कर दिया, ब्रांच भी शो कर दी मैंने डी के अंदर। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी चेंज नहीं हुआ। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अभी भी क्या है? C4H8O। गॉट इट? C4H2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्यों नहीं आपका चेंज हुआ? नहीं हुआ ना चेंज, आइसोमर्स है ना। अगर आप देखें तो अभी तक 4 कार्बन मेरे हैं, 8 ही हाइड्रोजन है, और सब कुछ वही है। गॉट इट? अच्छा ठीक है। अब ई के स्टीरियो आइसोमर्स बनाने हैं। तो इनको हिस्सों में अलग करते हैं ना, डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द होता है स्टीरियो। तो पहला वाला जो है, पहले 2 कार्बन विषय बना लेते हैं। ठीक है। एक H इधर आ रहा है, एक H इधर आ जाएगा। एक तरफ ये मेरे पास ब्रांच आ जाएगी CH3 वाली, और दूसरी तरफ ये वाली पूरी ब्रांच उठा लेता हूँ। ठीक है। CH2OH। इस वाले को क्या कहते हैं, सिस या ट्रांस, जिसके अंदर हाइड्रोजन दोनों अलग अलग साइड पे हैं? ये सिस। ये सिस है, फिर से सोचें। नहीं सॉरी, ये ट्रांस है, वो जो उसके ऊपर साइड पर नहीं होता वो ट्रांस है। ठीक है। जब दोनों हाइड्रोजन डिफरेंट साइड्स पे हो, एक ऊपर है एक नीचे है, ये ट्रांस है। ये ट्रांस है, वो दूसरा सिस होता है। ये दूसरा सेंस, जिसके ऊपर मैं दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड पे लगा दूं। OH और साथ ये वाली ब्रांच आ गई। F क्या है फिर? F किधर? F का दिया ही नहीं, वो क्या F? F F F F F में ब्रांच नहीं है। यहाँ पे जो मैंने ब्रांच बनाई थी बस यही हटानी है। ये वाला मैंने कैसे बनाया था? एक, ये इसके साथ ये और ये। ठीक है ना। ये मेरे पास D था जो मैंने D बनाया था। अब हमने ये वाली हटा देनी ब्रांच, इसको नॉर्मल करके ऐसे करके लिखना है तो वो F बन जाएगा, सिंपल है। तो एक CH2 लेकिन डबल बॉन्ड तो आएगा, CH2 CH CH2, 4 कार्बन एक और रह गया, CH2OH। बस ब्रांच हटानी थी। गॉट, समझ आ गई? ये वाला इंपॉर्टेंट था। इसको दोबारा देखना, रिकॉर्ड भी हो रहा है लेक्चर में, वो भी शेयर कर दूंगा आपसे। ठीक है सर। अच्छा जी। आइडेंटिफाई द गैस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ ईच ऑफ दीज आइसोमर्स विद सोडियम मेटल। मैंने अभी बताया कि जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं होता है क्या, ये O के साथ जो H लगा हुआ है ये अलग हो जाता है, और ये Na ज्वाइन कर जाता है O के साथ, और क्या बनाता है? इस तरह करके। ठीक है। तो साथ क्या प्रोड्यूस हो रहा है? वो जो H अलग हुआ था वो अलग जाके क्या बना देगा? हाइड्रोजन गैस। तो आप तो बतानी है, आइडेंटिफाई द गैस दैट वुड बी योर हाइड्रोजन गैस। Another compound G, C3H6O, contains the same functional group as A। मतलब कि ये एल्डिहाइड है। एंड पे आ रहा है ना, मैंने CHO क्या बताया? CHO क्या होता है? एल्डिहाइड। दिस इज माय एल्डिहाइड। गिव इक्वेशन रिएक्शन फॉर D with acidified potassium dichromate and NaBH4 using over। ठीक है। अच्छा ठीक है।
ये आपके पास C3H6O है। अब खुद मुझे बताएं, ये आप कर सकते हैं। अगर मैं इसको एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्ट करवाता हूँ, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट? सर ये आपको बता दें जरा। ये क्या है? ये बता दें, ये मुझे याद नहीं है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है। सही। तो एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हो रही है, क्या बनेगा? एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हो रही है। हम्म। तो ये ऑक्सीडेशन में आपके पास देखें, इसमें वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। बिल्कुल। ठीक है ना। तो उस ठीक कार्बोक्सिलिक है, तो एसिड बन जाएगा उसे बनाने के लिए क्या करें, C3H6O2। O2। और ठीक है, अगर इसको मैं ऑक्सीडाइज होगा, वैसे सही ओपन है। करके लिख दूं तो वो क्या बनेगा, C2H5COOH है बेसिकली। उसका जी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने ऐसे लिखा है, ठीक। अच्छा, एल्डिहाइड को रिएक्ट करवा रहे हैं NaBH4 से। NaBH4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट? Na BH4। हाँ जी। ये तो रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, ये रिड्यूसिंग एजेंट। तो एल्डिहाइड की रिडक्शन हो रही है अब। यहाँ पे उसकी ऑक्सीडेशन हो रही थी, यहाँ पे अब रिडक्शन यहाँ हो पे रही इसकी है। रिडक्शन हो रही है। तो क्या बनेगा तो वो एल्डिहाइड? अल्कोहल बनाएगा। कौन सा वाला? प्राइमरी? प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी बनाएगा, बिल्कुल। तो कार्बन नंबर सेम रखने हैं। ठीक है। अल्कोहल है, OH ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो H जो यहाँ पे ऐड होता है वो 8 और O, और अगर इसको खोल के लिखना तो C2H, एच नहीं फाइव सॉरी, सी थ्री सी थ्री एच एट सी सिक्स सेवन सेवन C3H7, सेवन कैसे? C3H8। इस ये C3 है ना? जी। तो अल्कोहल्स का क्या होता है जनरल फॉर्मूला, CnH2n+1 OH। ये जनरल फॉर्मूला है। अच्छा ठीक है, वो थ्री ऐसे है। H2 6 6, 2 into 6 6, नहीं सॉरी, 2 into 3 6, 6 + 1 7 और OH। गॉट इट। जी। ठीक है। यहाँ पे भी तीन कार्बन ही थे ना, ये देखिए कार्बोक्सिलिक C2 और ये एक सी, तीन हो गए ना। मैंने उसको लिखा है ऐसे था। आप खोल के लिखेंगे तो वो प्रोपेनॉइक एसिड ऐसे ही बनता है, C2H5COOH। The structure of H is shown. H reacts with cold dilute acidified potassium dichromate and with hot concentrated acidified potassium magnate। पहले cold के साथ और फिर hot के साथ। Give the structure of the organic product of the reaction of H with cold, और फिर हमने hot के साथ भी देना है। ठीक है। ये एक काम करें, ये एज एन असाइनमेंट होगा, और ये फिर मैं चेक करके इसकी रिकॉर्डिंग फिर मैं आज ही भेजूंगा। एक आपने करना है, इसी को रिएक्ट विद कोल्ड, नोट से भी हेल्प ले सकते हैं। और फिर इसी को आपने रिएक्ट करना है विद हॉट। ठीक है, दिस वुड बी योर असाइनमेंट फॉर 3 मार्क्स। और ये साथ ही मैं थोड़ी देर बाद ही रिकॉर्ड कर, जैसे ही आप मुझे आंसर्स भेजेंगे मैं चेक करूंगा और फिर रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। पार्ट नंबर ठीक B1, है, कंप्लीट द रिएक्शन स्कीम टू शो द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन ऑफ H विद ब्रोमीन टू फॉर्म J। ये भी हो जाएगा। ये कर लूंगा। इसमें ये वो आपने कर एरोज शो लिया हो है जाएंगे। रोज। सही है। पहले एरो कहाँ कहाँ आएंगे एरो, अभी बता दे, मैं ये जी। वैसे अभी बता दे मुझे कहाँ कहाँ पे एरोज आ जाएंगे, चलो उनकी बात। एक तो आपके पास BR, ये नीचे वाला, ठीक है। यहाँ से मिडिल से जाएगा। सही है। चला गया फिर। और उसके बाद जो सिग्मा वाला जो बना हुआ है, तो ये वाला वहां अलग से होगा, इसको कौन बुलाएगा, ये वाला। ठीक है। ये वाला। सही हो गया। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बना लेते हैं, दो कार्बन बीच में डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड जो टूटा था वो एक का बाइंड हो गया किसी ब्रोमीन के साथ। ठीक है। ये प्लस कार्बन बाकी सारी चीजें डालते जाए वैसे के वैसे। ठीक है जी। अब भी कहते हैं कार्बन कैटायन खाली है, अब ये वाली जगह खाली है, इसके साथ एरो आएगा, वो कैसे आएगा? और ये एक ब्रोमीन अकेला भी फिर रहा है, इसको भी बाइंड करना है। बताएं एरो की डायरेक्शन कार्बन टू ब्रोमीन होगी या ब्रोमीन टू कार्बन? कार्बन अब कार्बन नहीं, अब ब्रोमीन टू कार्बन। ब्रोमीन टू कार्बन होगी। क्यों? क्योंकि इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, हम्म। अब इसकी मदद करेगा। ठीक है। और बात करते हो आपको बन जाए लेजर भी था इससे। ठीक हो गया, समझ आ जी गई, इतना सा था। जी जी। एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द डायपोल ऑन द ब्रोमीन मॉलिक्यूल। क्यों डायपोल आता है, इंड्यूस कहाँ से होता है? ये जो सिग्मा बॉन्ड अब क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से आपके इंड्यूस मतलब पास। परमानेंट ना? हाँ जी। ये कहाँ से आता है, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सारी कहाँ पे होती है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड्स के अंदर होती है ना, हम्म। ये वाली। वो कहाँ से इंड्यूस होगा, डायपोल भी इधर से इंड्यूस होगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आपने यहाँ लिखना, दैट्स ऑल। क्योंकि इनको हम क्या कहते हैं ऑर्बिटल्स को, दीज आर द एरियाज
where you have the highest probability of finding an electron, यहीं पे होंगे। और एक डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा और एक पाई होता है, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा J is formed from an equimolar mixture of isomers, दोनों के सेम मोल्स हैं, सेम क्वांटिटीज हैं। A state type of isomerism shown by J, equimolar molar equimolar mixture of isomers, J ये रहा, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड तो इट कैन शो स्टीरियो आइसोमर्स एज वेल, मिरर इमेजेस का प्रोड्यूस कर देगा क्योंकि रोटेशन है। और कायरल कार्बन भी है, अगर आप देखें तो एक कायरल कार्बन भी बन जाएगा। मैं किसी एक कार्बन को ले लेता हूँ, इसको ले लूँ, क्या ये कायरल कार्बन है या नहीं मुझे बताएं। चारों तरफ इसके डिफरेंट चीजें, नीचे Br है, साइड पर CH3 है, ऊपर CH2OH, और हाँ ये कारल है। ठीक है, एक तरफ ये आ रहा है, एक तरफ ये नीचे भी, और ये लेफ्ट पे क्या आ रहा है, और लेफ्ट पे सी, पूरा ग्रुप आ रहा है पूरा आपके वो पास। ग्रुप ही आ गया। ठीक है, तो ये है, तो इसके इर्द गिर्द आप वो बना सकते हैं। क्या करेंगे, पहले तो बता दिए स्टीरियो आइसोमरिज्म है। ठीक है, अब कार्बन सिंगल बॉन्ड एक, तो मिरर इमेज बनाएंगे, हाँ जी वो जो आप एक बनाते थे ट्रायंगल टाइप चीज। बिल्कुल, ये 3D बॉन्ड हो गया। ऊपर क्या आ रहा था इसके, वो C2, क्या था ऊपर, CH2OH था, गंदा हो गया। ऊपर आ रहा है CH2OH, और लेफ्ट साइड पूरा क्या आ रहा है, ये पूरा आपने बना देना ऐसे करके। ये इधर CH3, ये CH, और ये Br आ जाएगा यहाँ पे। ठीक हो गया। इसी का फिर आप एक मिरर इमेज बना सकते हैं। ये CH3 है ना, इसको डॉटेड कर, ये मिरर की तरफ इसका मुंह है ना, तो इसको आपने डॉटेड कर देना। और इसी तरह आप दूसरी साइड भी बना देंगे, इधर से एक डॉटेड लाइन H3C, ये हो गया 3D, वही Br आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये वाला पूरा ग्रुप उठा के लिख दें जो यहाँ लिखा हुआ था, ऊपर Br, और ऊपर क्या आ रहा है, वही CH2OH। गॉट इट। जी सर। एंड दिस इज द एंड ऑफ योर पेपर। कैसा था जो पेपर, आपने कोई सब, प्रॉब्लम्स है? मुश्किल था ये वाला थोड़ा ये सा। वाला मुश्किल था। मतलब इसमें वो जो ज्यादा चीजें आई थी, कुछ चीजों जिसकी रिविजन चाहिए थी। बिल्कुल बिल्कुल। क्या ये ये भी वाला हो एज एन सकता है कि दो असाइनमेंट है, ये टेस्ट? ट्राई करना है ठीक आपने है, खुद से, कोल्ड सही और है। हॉट वाला। इसको देखें क्या होता है, नहीं तो फिर मैं वो रिकॉर्ड करके वो भेज दूंगा आपको सबमिट करने की है, क्वेश्चन 4। ये कोर है ना? अच्छा, कि 2015 में एक्सटेंडेड था ही नहीं। नहीं, ये मैंने वेरिएंट 3 निकाला है ऐसी प्रैक्टिस के लिए, इसलिए थोड़ा सा अच्छा, मुश्किल लग रहा है। बाकी मैं पेपर सॉल्व किया, ये मैं भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, और क्वेश्चन 4 कैन बी डन एज असाइनमेंट। ठीक है जी, सी यू इन द ठीक नेक्स्ट है क्लास सर। देन, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।